वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जब हम कोड राइट करते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, तो कोड रन कैसे करता है वेब ब्राउज़र पे, क्या सपोर्ट मिलता है उसे रन करने के लिए वेब ब्राउज़र पे हम रन करेंगे। जैसे मैंने कंसोल लॉक लिखा है, अब हम इसको ब्राउज़र पे जाकर हम रन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ। मैं एक नया कंसोल लॉक क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू हेलो वर्ड कंसोल सेव करता हूँ। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे न्यू कंसोल लॉक प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, हमने वहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे आके हमने रन कर दिया। ठीक है, कोड ऑटोमेटिकली हैंडल बाय द क्रोम ब्राउज़र। ओके, ब्राउज़र ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा। लेकिन ब्राउज़र के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो इस कोड को रन करती है, उसे बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट इंजन। ओके, इक्मा स्क्रिप्ट इंजन। स्टार्टिंग में इक्मा स्क्रिप्ट इसलिए इंजन हम बोलते हैं क्योंकि इक्मा वो कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड को हैंडल करती है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट को मेंटेन रखती है कि उसका एक स्टैंडर्ड क्या होगा। ओके, तो इसलिए हम इक्मा स्क्रिप्ट इंजन भी कहते हैं और जावास्क्रिप्ट इंजन भी कहते हैं। ठीक है, जो कोड को हमारे को कंपाइल करके देती है और वो रन करने को देती है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे जावास्क्रिप्ट इंजन है। ठीक है, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन था हमारे पास स्पाइडर मंकी, जो आज भी यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? इंक्लूडिंग फायरफॉक्स अपने ब्राउज़र में वो स्पाइडर मंकी ब्राउज़र यूज़ करता है, जो हमारा ये पहला स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट इंजन था। ठीक है, लेकिन V8 इंजन है जो हमारा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता है, गूगल क्रोम यूज़ करता है। उस जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है V8। ओके, अब जावास्क्रिप्ट ने V8 को क्यों डेवलप किया? रीज़न ये था कि क्योंकि इनको गूगल मैप पे काम करना था। गूगल मैप पे क्या है, बहुत ही इनको फास्ट स्पीड चाहिए थी, लोकेशन ट्रेसिंग का ऐप चाहिए थे। तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने V8 इंजन किया, जो बहुत ही पावरफुल इंजन है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है फास्टली। ठीक है, नोड में भी हमारा यही इंजन यूज़ होता है। इस इंजन बनने के बाद हमारे पास बैकएंड में भी काम करने की एबिलिटी डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे V8 के बारे में। क्योंकि अगर हमने एक भी इंजन को समझ लिया तो सारे प्रोसेस एक ही जैसे हैं, हमें सारे इंजन को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मोस्टली यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, वो जावास्क्रिप्ट V8 इंजन है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में मैंने आर्टिकल एक सर्च किया था वेब पे, जिसने बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ। आप इस आर्टिकल पे जा भी सकते हैं, dev.to पे है ये आर्टिकल जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में, जावास्क्रिप्ट विजुलाइज। ठीक है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ। हम इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए ब्राउज़र पे। ठीक है, हमने ये कोड टाइप किया। ओके, ये कोड टाइप करने के बाद हमारा कोड कहाँ जाता है? फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, हमारा कोड क्या जाता है? हमारा कोड ब्राउज़र के पास जाता है। ब्राउज़र उसे कैचे में चेक करता है, कैचे नेटवर्क के, कि वो कोड ऑलरेडी मेमोरी में है तो नहीं, उसका कोई हुआ है जिससे वो क्या कर सके, उस कोड को दोबारा कंपाइल करने के बजाय जो कंपाइल ऑलरेडी हो रखा उसी को फॉरवर्ड करे, ताकि हमारे पास इंस्टेंट आउटपुट आ जाए। ठीक है, नहीं होता तो उसको क्या करता है, बाइट सिस्टम डिकोडर को देता है। बाइट सिस्टम डिकोडर क्या करता है, उसे डिकोड करता है। ठीक है, इसको डिकोड करने के बाद सिस्टम डिकोडर क्या करता है, उससे इनटू टोकन्स में क्रिएट करता है। टोकन मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में, छोटे छोटे टोकन में क्रिएट कर देता है और उसमें हेडर ऐड कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, टोकन सेंड किसको करता है? सेंड पार्सर को करता है। हमारे पास ये पार्सर है। ठीक है, पार्सर क्या करता है? पार्सर दो तरह के पार्सर होते हैं, एक प्री पार्सर होता है, एक पार्सर होता है। वो प्री पार्सर क्या काम करता है? प्री पार्सर चेक करता है कि कौन सा कोड हमें पहले चाहिए और कौन सा कोड बाद में चाहिए। जो
जो पहले चाहिए वो प्री पार्सर से कोड को पहले दे देता है, और जो पार्सर है उससे थोड़ा डिले करता है। लेकिन ये पार्सर ये प्रोसेस करता कैसे, कैसे उसकी इंडेक्सिंग बनाने के लिए वो काम करता है कि हर एक पूरे कोड को वो चेक करके उसके नोड बना देता है। ठीक है, जैसे उसके पास टोकन आते हैं उनके पास वो नोड बना देता, और नोड बनाने के बाद वो एक ट्री फॉर्म कर देता है। ठीक है, मैं आपको वो ट्री का एक फॉर्म दिखाता हूँ, ये रहा। ओके, ये एक ट्री का फॉर्म हो गया। उसके पास टोकन आया, पहले क्या आया, HTML का टोकन आया। हमें HTML चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ये पेरेंट है डोम के अंदर। डोम मतलब जो ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र का आउटपुट जो हमें दिखता है वो डोम है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। वो हमें इस तरह एब्स्ट्रैक्ट ट्री बना देता है। ये नोड है, HTML हेड बॉडी, ये नोड है। तो हमारे पास इस तरह एक ट्री का फॉर्म हो जाता है। ये एक ट्री का फॉर्म है। ओके, इसमें पेरेंट नोड है, बाकी सब चाइल्ड है। ओके, ये फॉर्म। इसके बाद क्या करता है, ये इंटरप्रेटर को देता है। इंटरप्रेटर को वो जब एक एक करके वो डिसाइड करने के बाद इंटरप्रेटर को देता है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर एक्चुअली काम करता है लाइन बाय लाइन उस कोड को कन्वर्ट करता है, उस कोड को एक्सिक्यूट करता है और आउटपुट लेता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करने के बाद, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, इंटरप्रेटर के पास गया, इंटरप्रेटर ने इस कोड को लिया, इस कोड को एक्सिक्यूट किया। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर इंटरप्रेटर इस लाइन पे आया। ठीक है, इस लाइन को भी उसने क्या किया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया। तो इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन काम करता है। ओके, लेकिन अगर हम यही चीज़ करें, कंपाइलर क्या करता है, एक ओवरथ्रो ले लेता है पूरे प्रोग्राम का एक बार चेक करता है, उसके बाद कंपाइल करता है और एक नई फाइल बनाता है। ठीक है, उस फाइल को फिर वो मशीन में कन्वर्ट करके आगे रन करता है। ठीक है, तो जैसे इंटरप्रेटर के पास आता है, वो जनरेट करता था बाइट कोड, और बाइट कोड के बाद वो एक्सिक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम आपको डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर ये तो हो गए स्मॉल प्रोग्राम, क्योंकि बाइट कोड या लाइन बाय लाइन चेक करना थोड़ा इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, तो क्या होते हैं, जो कुछ प्रोग्राम क्या होते हैं जो इंटरप्रेटर नहीं हैंडल करता, वो कंपाइलर के पास जाते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को जो बाइट कोड कह रहा रहता है उसे जो प्रोग्राम रहता है उसके एक फीडबैक लेता है कि ये इंटरप्रेटर इसे कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो क्या करता है, कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज कंपाइल करता है उस कोड को, उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करके वो फिर रन कर देता है। ठीक है, अब हम इसको एक ओवरथ्रो प्रोसेस पूरी कंप्लीट देख लेते हैं। हमारा कोड गया ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र ने चेक किया उसे फिर बाइट स्ट्रीम डिकोडर को दिया, उसने फिर टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल टोकन ने उसे पार्सर के पास दिया, पार्सर ने उसे चेक किया, उसने नोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नोड के बाद उसने क्या किया, एक ट्री बना दी। ठीक है, प्रोग्राम की पूरी ट्री बना दी, इस प्रोग्राम में कैसा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद इंटरप्रेटर दिया, इंटरप्रेटर ने उसे बाइट कोड में और एक्सिक्यूट कर दिया। ठीक है, अगर इंटरप्रेटर के पास नहीं गया तो कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उसे कंपाइल करता है, कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद मशीन कोड में करने के बाद उसे रन कर देता है। ओके, एक्चुअली पूरी प्रोसेस ये होती है हमारी, सिंपल सी प्रोसेस है। जावास्क्रिप्ट कोड है, पार्स इट हुआ, पार्स ने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट ट्री में कन्वर्ट करा इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर ने अगर उसे हैंडल किया ठीक है, नहीं तो वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइल ऑप्टिमाइज करके मशीन कोड फिर बाइट कोड में आ जाता है। उसी तरह इंटरप्रेटर उसे डायरेक्ट बाइट कोड में करता है और ये कोड हमारा डिस्प्ले होता है और रन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी क्या है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन की प्रोसेस है। और ये जो जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करता है ये ऑटोमेटिकली करता है, हमें सी की तरह सी में डिफाइन नहीं करता। जैसे सी के जब प्रोग्राम हम रन करते थे तो उसमें हमें पहले इंटरप्रेटर के द्वारा लाइन बाय लाइन चेक करके एरर दूर करनी, फिर कंपाइल करके होल प्रोग्राम की एरर चेक करनी होगी। तो हम 2 बार उस प्रोग्राम को चेक करते हैं। लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट में, ये जावास्क्रिप्ट इंजन ऑटोमेटिकली काम करता है इस पर। ठीक है, इसमें
ये ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरी प्रोसेस है, या वही प्रोसेस है जो मैंने एक्सप्लेन करी, पार्सर, एब्स्ट्रैक्ट ट्री, इंटरप्रेटर, बाइट कोड में। फिर ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, प्रोफाइलर। जब इंटरप्रेटर पे प्रोग्राम आता है, इंटरप्रेटर ने बाइट कोड में उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और नहीं हुआ तो वो प्रोफाइलर के पास जाता है। प्रोफाइलर उसे मॉनिटर करता है कि ये कोड में क्या इशू था, कैसे वॉच करता है, और वो कंपाइलर को देता है। फिर ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट होके मशीन कोड में होता है और हमारे पास आउटपुट आ जाता है। यहाँ पे बेसिक चीज़ है, दो चीज़ हैं यहाँ पे, एक है मेमोरी हीप और एक है कॉल स्टैक। जब हमारे पास प्रोग्राम आता है तो उसमें कुछ जो वैल्यू होती है, जो मेमोरी एलोकेशन मांगते हैं कि मेमोरी में मुझे सेव होना है, लाइक दैट फॉर एग्जांपल हमने कर दिया v इक्वल टू a इक्वल टू 5, ठीक है। अब 5 को क्या चाहिए होगी, 5 को ये वेरिएबल को क्या चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी। ओके, ठीक है, तो इसे मेमोरी एलोकेशन चाहिए होगा, मेमोरी में लोकेशन चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नीचे ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन है, इसे मेमोरी एलोकेशन नहीं चाहिए, इसे एक्सिक्यूट होने के लिए होना चाहिए, इसे एक्सिक्यूट होना है, इसे अपनी प्रोसेस जाननी है। मतलब कि पहले अब एक्सिक्यूट होने का अपना चेक करना है कि मैंने कब एक्सिक्यूट होना है, तो ये अपनी इंडेक्सिंग चाहता है। ये दो अलग चीज़ है ये, और यहाँ पे हमने वही चीज़, दो चीज़ें हमने वो करी है। यहाँ पे एक चीज़ है मेमोरी, यहाँ पे आपका वेरिएबल और उसकी वैल्यू स्टोर होती है। दूसरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल स्टैक में होता है। अब इसी डायग्राम को हम ब्रॉड में देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड में देखते हैं। ये देखिए, ये ब्रॉड, ठीक है, ये मेमोरी हीप है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू होती है उसके पास जाती है, यहाँ पे सारी आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर जो फंक्शन रन होगा, अगर मुझे फर्स्ट वाले फंक्शन में ही चाहिए होगा कि इक्वल टू 5 चाहिए, यहाँ पे जैसे वो वाला पहला फंक्शन आ गया, इक्वल टू 5 चाहिए, तो वो रन करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेमोरी यहाँ से उठा लेगा, कॉल स्टैक यहाँ से उठा के इसमें इंटीग्रेट करके उस फंक्शन को रन करेगा और फिर मेमोरी को डिलीट कर देगा, फ्लश कर देगा, ठीक है। क्योंकि मेमोरी हमारी फुल हो जाती है, आपने स्टैक पढ़ा होगा तो उसमें ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट आया होगा, इसलिए हम मेमोरी को जब तक ही रखते हैं जब तक वो फंक्शन एक्सिक्यूट ना हो जाए। एक्सिक्यूट होने के बाद मेमोरी हमारी अब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे फंक्शन आ जाए। लेकिन उसमें से जो ये तो जावास्क्रिप्ट का काम हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो ब्राउज़र है उसकी अपनी भी कुछ फंक्शनलिटी है, ठीक है। वेब एपीआई है, ठीक है, उसमें कॉल बैक क्यू है। इसमें उसकी दो फंक्शनलिटी है जो ब्राउज़र की देता है, ठीक है। ओवरऑल काम जो होता है, ये पूरी प्रोसेस जो आती है, यही प्रोसेस आपकी V8 इंजन की होती है, ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। अगर जो फंक्शन है उसमें अगर यूज़ हो रखा डॉम, ओके, अब हम बात कर लेते हैं डॉम क्या होता है। एक्चुअली हम डॉम को समझ लेते हैं, ठीक है। डॉम क्या है, हमारे डॉम ये देखिए, जब हमारा कोई भी आर्टिकल, ये जो आपका ये पूरा ब्राउज़र है, यहाँ पे जो भी शो हो रहा है ये पूरा डॉम में आता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी शो करना है यहाँ पे तो ये डॉम आता है। डॉम का पहला जो मैंने अभी आपको देखा था नोड, पहला HTML हो गया, उसके चाइल्ड नोड ये हो गए, ये सब नोड हो गया। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है HTML का, ये आपका डॉम में बना हुआ, ओके, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आप डॉम अंडरस्टैंड हो गया। अगर वो डॉम से रिलेटेड है तो वो वेब एपीआई के पास जाता है, यहाँ से आउटपुट लेता है, फिर वो कॉल स्टैक में आता है, दोबारा आता है, फिर नेक्स्ट फंक्शन चेक करता है कि उसमें कोई और चीज़ यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट एक्सिक्यूट कर देता है। अगर उसके पास जैसे कोई और फंक्शन यूज़ है, कॉल बैक क्यू वाले फंक्शन, इवेंट फंक्शन यूज़ है, जैसे ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन डट, ठीक है, तो वो फंक्शन वो ब्राउज़र कॉल बैक क्यू के द्वारा हैंडल करता है,
अगर उसने जैसे पहले फंक्शन में उसने a=5 चाहिए, ओके, तो उसने यहाँ से 5 ले लिया, एक्सिक्यूट किया। दूसरे में उसे क्या चाहिए कि मुझे डॉम के अंदर एक और पैरा ऐड करना दूसरे फंक्शन में, तो वेब एपीआई की फैसिलिटी ले ली, उसने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। दूसरे फंक्शन में उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि मुझे एक इमेज नेटवर्क से लानी है, मतलब किसी और वेबसाइट से यूआरएल से मुझे लानी है, तो उसने फिर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से कर दिया, एक्सिक्यूट कर दिया उसको, ठीक है। और चौथे फंक्शन में क्या हो गया कि उसके पास एक आ गया कि ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करूँगा तब, तो उसने यहाँ से लिया, बटन पे क्लिक हुआ, जो भी आउटपुट हुआ वो आया, फिर से फंक्शन पे आया। इस तरह जब तक ये पूरी जितनी कॉल स्टैक की फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक ये मेमोरी खाली नहीं होती, क्योंकि उसे वैल्यू चाहिए होती। 1 बाय 1 स्टेप करने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती। हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं ब्रॉड में, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, ये हमारा कोड, ये यूज़र इंटरफेस हो गया, मतलब आपका फ्रंट एंड हो गया, ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम हो गया, इवेंट लूप हो गया, वेब एपीआई। अब इसमें काम क्या होता है, ये आपका मेमोरी एलोकेशन हो गया, जो मैंने वेरिएबल बोला था v=a5 यहाँ पे आ गया, ओके। और जो फंक्शन हो गए, ये देखिए कॉल स्टैक फंक्शन कॉल हो रहा, मेन फंक्शन कॉल हो रहा, कंसोल लॉग कॉल हो रहा, सो टैक्स कॉल हो रहा, सेट आउट टाइम हो रहा फंक्शन है। अब जो सेट आउट टाइम फंक्शन है वो तो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है नहीं, वो फंक्शनलिटी किसकी है, वेब एपीआई की है। तो वो फंक्शनलिटी किससे लेगा, वो वेब एपीआई से लेगा। यहाँ पे फंक्शन एक्सिक्यूट होगा, आउटपुट फिर करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन क्या है, जैसे इवेंट के फंक्शन है, इवेंट के फंक्शन ऑन क्लिक हो गया, ये फंक्शन इसके तो है नहीं जावास्क्रिप्ट के, वो ब्राउज़र की अपनी फंक्शनलिटी है, तो वो आके इस पर कॉल बैक क्यू में लग जाएंगे। यहाँ से जब ये फंक्शन रन करेगा तो यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। ये सब मिला के हमारा V8 इंजन की वर्किंग है, ये पूरी कंप्लीट वर्किंग हमारी V8 इंजन की, ओके। ये चीज़ हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन करता है, ये पूरा काम ऑटोमेटिकली करता है। जैसे V8 क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि ये इंटरप्रेटर के द्वारा ये कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होगा कि कंपाइलर के द्वारा। ये कहता है कि आप कोड लिखिए, वेक्टर कोड लिखिए और मुझ पे छोड़ दीजिए कि मैंने उस कोड को कैसे कंपाइल करना, आपको आउटपुट दूंगा। ये काम है जावास्क्रिप्ट इंजन का, वेरी स्मार्ट है। ये डायग्राम, ये सारी इमेजेस जो है मैंने इंटरनेट से ली है, ओके। आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ये सारी डायग्राम आपको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। चलिए ये मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ प्रोग्राम को, ओके। तो हमारा जो टाइमर लगा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टाइमर लगा है यहाँ पे। ये फंक्शन है सेट टाइम आउट, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये लेता है और वो कितनी देर में रन करने की बात कर रहा है, एक उसमें कर रहा है, ठीक है। जब ये रन होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो जो इसकी फंक्शनलिटी है वो कॉल स्टैक में जाएगी और वहाँ पे देखेगी कि ये सेट टाइम आउट किसका है, ये ब्राउज़र का है। तो ये जो फंक्शन है ये रुक जाएगा। कब तक रुकेगा, जब तक सेट आउट टाइम उसके ब्राउज़र उसे 1 सेकेंड का टाइम नहीं देगा, ओके। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में ये होता क्या है, कॉल स्टैक। जब आप जाएंगे सोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे चेक करेंगे, इस तरह का आपका स्नैपेट में ये जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉल स्टैक आएगा, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे आ गया एक फंक्शन आ गया, ठीक है। स्कोप में आ गया, ग्लोबल स्कोप आ गया, ओके। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जब आप फंक्शन रन करते हैं तो ये कॉल स्टैक यहाँ से वैल्यू को वो कर देता है, ठीक है। जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कॉल स्टैक में कैसे क्यू में आती है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, उसे ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट कर देता है प्रोग्राम को, ओके। और ये कंसोल लॉग है जो हमें देखने का काम आती। ये पूरी प्रोसेस जो थी वो जावास्क्रिप्ट इंजन की प्रोसेस थी और ये हमारे लिए बहुत ही इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, बिहाइंड द सीन क्या वर्किंग होती है जावास्क्रिप्ट की, ये समझने। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट को कोड को आगे बेटर करेंगे। थैंक यू।